अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तामिल नौजवान तो मेरे कदमों पर लूटने लगा। वो रो रो कर कह रहा था, भगवान के लिए मेरी माता जी को मरने से बचा लें। वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी माता जी को बचा लें। मैंने उसे गरजदार आवाज़ में उठकर बैठने का हुक्म दिया और एकदम उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर सेमी हुई नज़रों से मेरी तरफ तकने लगा। उसकी अस्तीन गन उसके साथ ही ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, एक उपाय है। वो खुश होठों पर जबान फेर कर बोला, जो आज्ञा महाराजा। मैंने तमिल में एक श्लोक पढ़ा और कहा, कृष्णन, शंकर पार्वती ने तेरी अरदास स्वीकार कर ली है। अब तो ऐसा करके मट्टी का एक कूजा ले, उसमें तेरे डेरे पर गिरोह के जितने आदमी हैं उतने ही शरीफे के दरख्त के पत्ते तोड़कर डाल। उसके बाद जो लड़की तेरे डेरे पर कैद है उसकी सुरंग का मुझे रास्ता बता, ताकि मैं वहाँ आधी रात को जाकर तेरी खातर मंत्र पढ़कर फूंकूं। फिर तू शाम को मेरे पास आना। मैं तुझे एक सूत्र दूंगा जिसमें मैं श्लोक पढ़कर 5 गिरहे लगा दूंगा। उसको तू अपने कलाई में बांध लेना। फिर तू यहाँ से फरार होगा तो जो कोई तेरा पीछा करेगा वो पत्थर का बन जाएगा और तेरी माता जी भी तंदुरुस्त हो जाएंगी। तामिल नौजवान बहुत खुश हुआ। उसने उस वक्त मुझे सुरंग का रास्ता बता दिया जहाँ ताजे कमांडो लड़की कैद थी। यह सुरंग वहाँ से 1.5 मील दूर जंगल में एक घाटी में थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी कृष्णा ने मुझे यह बताई कि घाटी के सिरे पर हाथी का एक छोटा बुत लगा है। यह बड़ी वाज़ेह निशानी थी। शरीफे के पत्तों से मैं यह मालूम करना चाहता था कि तामिल तखरीबकारों की तादाद कितनी है। यह मैं अच्छी तरह जानता था कि यह तामिल नौजवान ताजिक मुसलमान लड़की को वहाँ से निकाल कर मेरे पास नहीं ला सकता, इसलिए मैंने उससे सुरंग का रास्ता पूछा था। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मेरे लिए वो उबले हुए चावल और मछली केले के पत्तों में लिपेट कर लाया था। वो मैंने दोपहर को बड़े शौक से खाया और नदी के किनारे घास पर लेट गया। इधर उधर घूम फिर कर मैंने किसी न किसी तरह दिन गुजारा। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो मैंने मंदिर के सामने दोबारा अलाव रोशन कर लिया। अब मैं बेफिक्री से सिगरेट वगैरह भी पी लेता था। कृष्णन के बकौल वहाँ आसपास सब कोई तकरीबकार हिंदू तामिल मौजूद न था। शाम को तामिल नौजवान कृष्णन आ गया। मैंने कमर के गिर्द जैनों का सूत्र लपेट रखा था। उसका एक टुकड़ा काट कर उसमें 5 गिरहे डालकर पहले ही से अपने पास रख लिया था। कृष्णन फरार होने के लिए तैयार होकर आया था। उसके हाथों में मेरे लिए भोजन भी था और मिट्टी का एक छोटा कूदा भी है। कूदा और भोजन उसने मेरे सामने रखकर अदब से झुककर नमस्कार किया और अलाव के करीब बैठ गया। मैंने कूदे को खोल कर देखा। कृष्णन बोला, महाराज, इसमें शरीफे के 12 पत्ते हैं, क्योंकि हमारे गिरोह में कुल 12 आदमी हैं। उसमें हमारा लीडर एलियम भी शामिल है महाराज। मैंने पत्तों को गिना, पूरे 12 थे। मैंने कूदा एक तरफ रख दिया और गिरोह वाला सूत्र उसके हवाले करते हुए कहा, मैंने इसमें 5 गिरहे डाल दी हैं। अब तू बेफिक्र होकर यहाँ से भाग जा। जो कोई तेरे पीछे आएगा वो पत्थर का बन जाएगा और जब तू घर जाएगा तो माता को बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में देखेगा। क्या तू अभी फरार हो रहा है? हाँ महाराज। कृष्ण ने यह कहकर इधर उधर देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, घबरा नहीं बालक, हमने जो सूत्र दिया है उसका असर शुरू हो चुका है। अब तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। अब तो ऐसा करके ये जो अस्तीन गन और गोलियों की पेटी तेरे पास है इसे यहीं किसी घड़े में छुपा दे, क्योंकि परिति शंकर को किसी का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये गोली बंदूक तेरे साथ होगी तो शंकर पार्वती तेरी हिफाजत नहीं कर सकेगी। कृष्ण ने फौरन अस्तीन गन और मैगजीन की पट्टी उतार कर मेरे कदमों में डाल दिया और बोला, महाराज, इसे आप ही कहीं फेंक दीजिएगा, मैं अब यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, यह बता कि तेरे साथी रात को कहाँ सोते हैं, क्योंकि मैं सुरंग के बाहर श्लोक और मंत्र पढ़ने आज रात वहाँ जाऊँगा। कृष्णन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कृपा करके मंत्र पढ़ने जरूर जाइएगा। अगर आप ना गए तो कहीं रास्ते में मुझ पर कोई मुसीबत न टूट पड़े। हमारे साथी रात को खई में सुरंग के करीब ही घास के एक तख्ते पर सोते हैं। 2 आदमी सुरंग के बाहर पहरा देते हैं। मगर महाराज, आप तो ऋषि मुनि हैं, आपको तो वहाँ कोई नहीं देख सकेगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, फिर भी एहतियात के तौर पर हर चीज़ से बाखबर रहना चाहिए। तेरी खातिर मैं वहाँ जाऊँगा ताकि तू खरिया से अपनी माता जी के पास पहुँच जाए। अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहना। जो हुक्म महाराज। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैंने हाथ बुलंद करके कहा,
जा बालक, भगवान तेरी रक्षा करेगा। तामिल नौजवान ने मेरे दोनों पाँव छूकर हाथ अपने माथे से लगाया और नमस्कार करके शाम के अंधेरे में तेज तेज चलता जंगल की कदयादम घास में गुम हो गया। उसके जाते ही मैंने स्टीन गन और गोलियों वाली पेटी उठा लिया और उसे अपने पीछे रख दिया। कुछ ही देर में अपनी जगह पर जैसे मरकबे में बैठा रहा। मैं अपने एक्शन प्लान की तफसीलात पर गौर कर रहा था। आगे मेरा मिशन शुरू होने वाला था। अब ताजक लड़की पोशाली तक मुझे अकेले जाना और उसे वहां से निकाल कर फरार होना था। इसमें मेरी और पोशाली दोनों की जान जा सकती थी, क्योंकि 12 खूंखार दरिंदों के बीच में से उनका शिकार उड़ाकर ले जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन यह मेरा मकसद था, मेरा मिशन था, और इस मिशन के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर वहां आया था। मुझे सिर्फ मुसलमान ताजक लड़की पोशाली तक पहुंचने का रास्ता मालूम होना चाहिए था और तामिल तखरीबकारों की तादाद और उनकी कमीनगाह के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट चाहिए थी जो मुझे तामिल नौजवान ने दे दी थी। इस मिशन पर मुझे आज ही रात निकल पड़ना था, क्योंकि मुमकिन था कि रात के किसी वक्त तामिल तखरीबकारों को कृष्णन की गुमशुदगी का इल्म हो जाए और वो बेदार होकर कमीनगाह की कड़ी निगरानी शुरू कर दें। अगर वो मफरूर तामिल नौजवान के पीछे जाते हैं तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन खतरा यह था कि सारे का सारा गिरोह चौकस हो जाएगा और फिर मुमकिन है वो वहां से भी अपनी कमीनगाह किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें। ये गुरीला किस्म की तंजीम थी और इनके ठिकाने बदलते रहते थे। मैंने स्टीन गन और मैगजीन की पेटी उठाई और मंदिर की डेवड़ी में आ गया। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में चेक किया, उसका मैगजीन पोंछ निकाल कर देखा। मैगजीन भरा हुआ था, पेटी में भी काफ़ी मैगजीन लगा हुआ था। मैंने मैगजीन की पेटी को अपने लंबे कुर्ते के अंदर करके साथ बांध लिया। आग के अलाव पर मिट्टी डालकर उसे बुझा दिया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मैं आधी रात के बाद एक्शन शुरू करना चाहता था, जिस वक्त पहरेदार भी ऊँघ रहे होते हैं। तामिल नौजवान से मैंने बड़ी तफसील से सुरंग का रास्ता मालूम कर लिया था। चांदनी रात नहीं थी, आसमान पर सिर्फ सितारे ही चमक रहे थे। उनकी बहुत फीकी फीकी मध्यम रोशनी अंधेरे में जज्बोती महसूस हो रही थी, मगर मैं ऐसे अंधेरों का आदी था। जंगल पर हू का आलम तारी था। मुझे एक बार फिर शेरों का ख्याल आ गया, लेकिन इस वक्त मेरे पास स्टीन गन थी। मैं शेरों का मुकाबला कर सकता था, चाहे गोलियों की आवाज़ जंगल ही में क्यों न गूंज उठे। मेरा पिस्तौल और चाकू नदी के किनारे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि चाकू का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। वो कमांडो चाकू था और उसका वार जब वो मेरे हाथ में हो कभी खाली नहीं जाता था। मैं उठकर नदी के किनारे आ गया, पत्थर के पास से मिट्टी हटाकर चाकू निकाल लिया, रिवॉल्वर वहीं रहने दिया, चाकू को अच्छी तरह से साफ करके अपने कपड़ों में छुपा लिया और बुझे हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात जब आधी से भी ज़्यादा गुजर गई होगी तो मैं खुदा का नाम लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना झूला उतार कर वहीं फेंक दिया था। मेरे दाहिने हाथ में स्टीन गन थी। मैं मंदिर के अगब से उतरकर जंगल में उस रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे तामिल नौजवान ने बताया था। जंगल का यह इलाका भी दूसरे जंगली इलाकों जैसा ही था, सुनसान, खामोश, सेबज़दा और तारीक। मैं तारों की फीकी रोशनी की रहबरी में झाड़ियों और खुशकोची घास में गुजरता चला जा रहा था। मैं ठीक उसी रास्ते पर जा रहा था जो मुझे बताया गया था। चलते चलते मुझे पसीना आ गया। जंगल में हद से ज्यादा था। किसी जानब जरा सी आहट भी होती तो मैं चौकन्ना हो जाता और वहीं रुककर किसी दरख्त की आड़ ले लेता। साधु जैसा धोती कुर्ता चलने में रुकावट पैदा कर रहा था। जमीन गैर हमवार होने लगी थी। 1-1.5 मील चलने के बाद मुझे अपने बाएं जानब जरा बुलंदी पर एक बुत दिखाई दिया। अंधेरे में उस बुत का हेवला सा ही नजर आ रहा था। मैं कदम कदम चलता उसके करीब गया तो ये वही हाथी का मुजस्मा था। यही सबसे बड़ी निशानी थी। आगे नशेब और खाई थी। उस खाई में हिंदू तबल तकरीबकारों की कमी गाह थी। उस खाई में दहरी जाने बहुत सरिंग थी, जिसके अंदर ताजे कमांडो लड़की पोशाली कैद थी। तामिल नौजवान से मैंने सुरंग तक जाने वाला रास्ता खास तौर पर मालूम किया था। चुनाचे नशे में उतरने के बाद मैं बाएं जाने वाले टीले की तरफ हो गया। अब मैं मोहतात था और अंधेरे में रहकर चल रहा था। यह तामिल गुरीलों का मस्कन था और यहाँ किसी पहरेदार का मौजूद होना लाजमी बात थी। दरख्त यहाँ ज्यादा घने नहीं थे, घास जरूर मेरी कमर तक आती थी। मैं घास में झुककर उस टीले की तरफ बढ़ रहा था जिसमें सुरंग थी। ढलान खत्म हो गई, जमीन हमवार हो गई। यहाँ झाड़ियाँ बेशुमार थी। यह जंगली झाड़ियाँ कद्दादम थी और कहीं कहीं नारियल के झुंड भी अंधेरे में
अफरीतों की तरह झुके हुए थे। मैं टीले से कोई 60-70 कदम के फासले पर आकर एक झाड़ी के पास झुककर सामने की तरफ देखने लगा। जहाँ मुझे सुरंग का ध्यान बताया गया था वहाँ मुझे सिवाय झाड़ियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कदरे खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा ऐसा नहीं था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। सितारों की धीमी रोशनी में भी मेरी कमांडो आंखें हर शय को बखूबी देख रही थी। मैं दबा दबा कर कदम उठाता झाड़ी में से निकलकर टीले के पोल की तरफ बढ़ा। मैं पाँव जमा जमा कर बहुत आस्था चल रहा था। मान मुझे एक आहट सुनाई दिया। मैं वहीं बुद्ध बन गया। फिर घास में अपने आप को छुपा लिया। ये आहट कैसी थी? मैं दम साधे घास में बेहस हरकत बैठा हिम्मतन गोश था। वही आहट फिर सुनाई दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि कोई घास पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख कर चल रहा है। एक कदम चलता और फिर रुक जाता है। मैंने बैठे बैठे सिर्फ अपने हाथ की हरकत से चाकू निकाल कर अपने सीधे हाथ में थाम लिया। इस चाकू की एक तरफ फल की तेज धार थी और दूसरी तरफ आरी की तरह के दंदाने थे। कदमों की आहट फिर सुनाई दिया। कोई मेरे अकब से चलता हुआ आ रहा था। यह नाइट वॉचमैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। खतरा यह था कि कहीं वो मुझे चलते चलते ठोकर न खाया। ऐसी सूरत में वो मुझसे बच नहीं सकता था, मगर इस बात का इम्कान था कि वो शोर मचा दे या फायर कर दे। यह मेरे मिशन के लिए बेहद खतरनाक बात साबित हो सकती थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। दिल की धड़कन की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रुक रुक कर सांस ले रहा था। पाँव की चाप अब वाज़ेह हो गई थी। फिर मुझे घास के इधर उधर हटने की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। यह सरसराहट मेरे बिल्कुल करीब से होकर आगे निकल गई। मैं अपनी जगह पर पत्थर बना रहा, लेकिन मैं होशियार हो गया। मेरा ख्याल था कि वो आगे जाकर किसी दूसरी जानब मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। पाँव की चाप दूर जाकर फिर करीब आती सुनाई देने लगी। आवाज़ करीब आई तो मैंने सांस रोक लिया। आवाज़ इस बार मुझसे कुछ फासले पर होकर पीछे की तरफ निकल गई। मैंने टीले की मशरकी दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मेरे रेंगने से घास में सरसराहट पैदा हुई। मैं वहीं रुक गया। सरसराहट गार्ड को मेरी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। मैं अजीब अजाब में फंस गया था। मुझे इस सूखी घास में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वहीं रहते हुए मुझे कुछ करना था ताकि इस कातिल गार्ड से निजात हासिल कर सकूं। वो कम बखत दोबारा इसी तरफ चला रहा था। इस दफ़ा मेरा उससे कोई 3 कदम का फासला था, यानी वह मुझसे कोई चंद कदम के फासले पर मेरी दाहिनी जानिब से होकर आगे गुजर गया था। मैंने हिम्मत करके बैठे बैठे अपना सर घास में से निकाल कर देखा। एक इंसानी सया जिसके सर पर दरख्त की शाखें लगी थी, अस्टीन गन कंधे पर रखे सुस्त कदमों से चला जा रहा था। जब वो मुझसे कुछ फासले पर चला गया तो मैं ऊंची घास के अंदर ही अंदर सांप की तरह रेंग कर किनारे पर आ गया। यहाँ झाड़ियाँ थी। मैं एक झाड़ी के पीछे सिमट कर बैठ गया। मेरी नज़रें उस तरफ जमी थी जिस तरह वो तामिल गोरिल्ला गया था। वो मुझे सितारों की फीकरी धुंध में नजर आ रहा था। मैं परेशान हुआ कि कहीं वो मेरे पीछे से न निकले। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मेरे सामने 20-25 कदम के फासले पर रोशनी चमक कर बुझ गई। फिर मुझे सिगरेट के धुएं की खुशबू महसूस हुई। उस तामिल गोरिल्ले ने लाइटर से सिगरेट सुलगाया था और अब वो यकीनन किसी जगह बैठकर सिगरेट पी रहा था। मेरे लिए यही एक मौका था, हाँ यह सुनहरी था या नहीं, लेकिन अगर मैं इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाता तो मुझे यहाँ से नाकाम होकर वापस जाना पड़ता, क्योंकि मैंने हिसाब लगा लिया था कि यह जो तामिल गोरिल्ला रात की ड्यूटी पर गश्त लगा रहा है, इसके होते हुए मैं सुरंग की तरफ नहीं जा सकता था। मैंने स्टीन गन की डोरी अपने गले में डाली। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मैं ज़मीन पर मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए अंधेरे में उन दरख्तों की तरफ चल पड़ा जिधर से मुझे सिगरेट जलाते वक्त लाइटर की रोशनी नजर आई थी। मैं कछुआ चाल से रेंग रहा था ताकि आवाज़ पैदा न हो। यहाँ खुश्क पत्ते गिरे हुए थे, मगर वो शबनम में भीग चुके थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ पैदा नहीं होती थी। मैं रेंगते रेंगते जब दरख्त के झुंड के करीब पहुंचा तो मुझे तंबाकू के धुएं की बू साफ महसूस होने लगी थी। मैं वहीं ज़मीन पर लेटा रहा। उस तामिल गोरिल्ले ने सिगरेट का कश लगाया तो दरख्तों के नीचे हल्की सी रोशनी हुई। सिगरेट का कश लगाते हुए अंधेरे में जो धीमी सी चमक पैदा हुई उससे मैंने अंदाजा लगाया कि गोरिल्ले का रुख सामने की तरफ है, क्योंकि मुझे धीमी चमक में सिगरेट का दमकता हुआ सिरा दिखाई नहीं दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा दरख्तों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अंधेरे में मुझे नारियल के ऊपर को जाते हुए टेढ़े मेढ़े तने साफ नजर आ रहे थे। अचानक मैं रुक गया। मुझे उस गोरिल्ले के कपड़ों की जरूरत भी थी। मैंने स्टीन गन पीछे ही 2 कदमों के फासले पर जमीन पर रख दी थी। चाकू मेरे हाथ में था।
मैंने चाकू भी वही ज़मीन पर डाल दिया। मैं जानता था कि ये हिंदू तामिल तकरीबकार कोई ट्रेंड गोरिल्ले नहीं है, बल्कि मुतअस्सिब और मुसलमानों के दुश्मन हिंदू तामिल जवानों का एक गिरोह है, जो इस वक्त सिर्फ मुसलमानों का खून बहा रहा है और श्रीलंका की अमन पसंद हुकूमत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा दाव ठीक पड़ जाता है तो फिर इस हिंदू तामिल का मेरे हाथ से बचना नामुमकिन था। दिल में यह जज्बा भी था कि इस तामिल ने न जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया होगा और मुझे उन बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब चुकाना है। एक बार उसने अंधेरे में सिगरेट का कश लगाया तो मुझे उसकी गर्दन नजर आ गया। उसकी पीठ मेरी जानिब थी। वो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा मज़े से सिगरेट पी रहा था। अब अगर ज़रा सी भी आहट पैदा होती है तो वो मुझे स्टेन गन के फायर से 1 सेकंड में भून सकता था। मेरी अब कोशिश यह थी कि इस तरह से रेंग कर उसके हकम में जा पहुंचूं कि किसी किस्म की आहट पैदा न हो। वक्त का कोई एतबार नहीं था। वो किसी भी वक्त सिगरेट फेंक कर उठ सकता था। खुदा जाने वो कौन सी गैबी ताकत थी जो मुझे बगैर किसी आहट के उसके हकम में ले गई। मैं अब उसके बिल्कुल हकम में था। उसकी गर्दन नारियल के तने के साथ लगी हुई थी। यह तना ज़्यादा मोटा नहीं था। नारियल के तने ज़्यादा मोटे नहीं होते। अगर उसकी गर्दन को मैं अपने आहनी बाजू और तने के बीच में ले लूँ तो एक ही झटके से उसका काम तमाम हो सकता था, मगर इसके लिए मुझे छलांग लगाकर उस पर झपटना था। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उसकी स्टेन गन उसके घुटनों पर पड़ी थी। उसके बाएं हाथ में जलता हुआ सिगरेट था और दायां हाथ स्टेन गन के ऊपर था। उसके ट्रिगर पर नहीं था। यह देखते ही मैं ज़मीन पर से उठकर बैठ गया। मेरे पट्टे उस भूखे शेर की तरफ फड़कने लगे जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। मैंने अपना बाजू खोल दिया और दुश्मन पर ऐसे लपका जैसे बगैर आवाज़ के बिजली कूद गई हो। दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू के आहनी शिकंजे में थी और गर्दन का पिछला हिस्सा दरख्त के तने से चिपक गया था। मैंने उसे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वो घुटनों पर पड़ी स्टेन गन को उठा सकता। मैं दरख्त के तने से लिपटा हुआ था और बीच में तामिल तकरीबकार की गर्दन थी और मैं ज़ोर ज़ोर से झटके दे रहा था। उसका काम तो पहले ही झटके में हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त को ढीला किया तो उसका सर एक तरफ को ढलक गया। वो मर चुका था। मैं उसे घसीट कर पीछे झाड़ियों की तरफ ले गया। उसने फौजियों जैसी खाकी वर्दी पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा था जिसमें दरख्त की शाखें तोड़कर लगा दी गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उसकी खाकी पतलून और खाकी बुशर्ट उतार कर पहनी। सर पर रुमाल बांध कर उसमें दरख्त की टहनियाँ फंसाई। उसके बूट उतार कर पहने। अपने कपड़े वही झाड़ियों में छुपाया। स्टेन गन और कमांडो चाकू उठाया। इस मुर्दा हिंदू तामिल का स्टेन गन मैंने वही उसके लाश के पास ही रहने दिया। अब मैं भी हुलिया से एक तामिल तकरीबकार लगता था। मैंने घूर कर टीले की तरफ देखा। कृष्णा ने मुझे बताया था कि टीले की सुरंग के बाहर भी रात को 2 गुरीले पहरा देते हैं। यह कुल गुरीलों की तादाद 12 ही थी, जिसमें से एक को मैंने हलाक कर दिया था। अब पीछे 11 रह गए थे। मैं झुककर टीले की तरफ बढ़ा। अगरचे मैंने तामिल तकरीबकारों की वर्दी पहन रखी थी, फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। ना ही कोई ऐसी हरकत करना चाहता था कि किसी को मुझ पर शक पड़े। मैं टीले की तरफ चला जा रहा था। साधु वाले सफ़ेद कपड़ों में मुझे अंधेरे में भी देखा जा सकता था, लेकिन खाकी वर्दी ने मुझे काफ़ी हद तक अंधेरे में जज्ब कर लिया था। टीले की दीवार के साथ एक सिगरेट की रोशनी चमकी। मैं वहीं रुक गया और गौर से देखने लगा। अब 2 आदमियों के बातें करने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। अल्फाज मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं समझ गया कि ये वो 2 गुरीले हैं जो सरिंग के बाहर पहरा दे रहे हैं। मुझे उनसे भी निपटना था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि रात गुजरती चली जा रही थी। मैं किसी हद तक अपनी तामिल गुरीलों वाली वर्दी का फ़ायदा उठा सकता था, मगर मुझे हर हालत में उनसे दूर रहना था। इसमें एक कबाहत भी थी कि अगर वो मुझे देख लेते हैं तो मुझे ना भी पहचाने, लेकिन उन्हें यह ज़रूर मालूम हो जाएगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। हो सकता था कि उनका लीडर एलम भी यहीं कहीं सो रहा हो। मैं झुका झुका टीले की कच्ची दीवार की तरफ आ गया। मुझे सुरंग का गारनुमा दरवाज़ा अंधेरे में नजर आया, जिसके आगे लकड़ी का खोखा डाले 2 गुरीले बैठे सिगरेट पीते हुए ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे। उनके स्टील गन्ने उनके पास ही ज़मीन पर पड़ी थी। मैं सोचने लगा कि उन पर काबू पाने की क्या तरकीब हो सकती है। फायर मैं नहीं कर सकता था, दोनों को बेहक वक्त हलाक नहीं कर सकता था, और मेरा घर के अंदर जाना भी ज़रूरी था। मैं इन दोनों गरीलों की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरा जहन बरक रफ्तारी से किसी मुनासिब तरकीब की तलाश में था।
कि कुदरत ने खुद ही मुझे एक सुनहरा मौका फराहम कर दिया। उन दोनों में से एक तमिल गोरिल्ला सिगरेट फेंक कर उठा और अपने साथी को कुछ कहकर उस तरफ आने लगा जिधर मैं झड़ियों में मौजूद था। मैं फौरन समझ गया कि वो इधर किस मकसद के लिए आ रहा है। मैं जल्दी से एक दरख्त के पीछे हो गया। मैंने सांस रोक लिया। वो मेरे करीब एक झाड़ी की ओट में आकर खड़ा हो गया। उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो अपनी जो हाजत रफा करने आया था उसमें उसे 1-1.5 मिनट से ज़्यादा वक्त दरकार नहीं था। मैं दबे पर उसके अकब की तरफ से आगे बढ़ा, फिर उसके करीब पहुंचा तो उसने कदमों की चाप सुनकर पलट कर देखा। उसने मुझे अपना साथी ही समझा और तमिल जबान में बोला, तुम अपनी पोस्ट से इधर क्यों आ गए हो? मैंने तमिल जबान में ही कहा, प्यास लगी थी। उसने मुंह दूसरी तरफ के बटन बंद करते हुए कहा, वहीं वापस जाओ। यह उसकी जिंदगी का आखिरी जुमला था। इसके बाद उसकी गर्दन मेरे बाजू में एक लम्हे के लिए आई और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी गर्दन की शेरा काट चुका था। मैंने उसे वहीं फेंक दिया क्योंकि उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट चुकी थी। वो लड़कता हुआ नशे में जाकर एक गड्ढे में जा पड़ा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में था। मुझे यकीन था कि अब उसकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकेगी और ऐसा ही हुआ। गड्ढे में वो तड़प रहा होगा मगर जिस हलक से उसकी आवाज़ निकल रही थी वो कट चुका था। चाकू को मैंने घास पर रगड़ कर पूछा और तेजी से एक तरफ छुप गया। अब मुझे उसके साथी गुरीले का इंतजार था। उसने नीचे ही से आवाज़ दी कि ऊपर किससे बातें कर रहे हो? मैं खामोश रहा। मेरी निगाहें उस दूसरे गुरीले पर जमी हुई थी। वो भी सिगरेट पी रहा था। उसने 1-2 बार जमा ही ली। सिगरेट जमीन पर फेंक कर पाँव से मसला और खोखे पर से उड़ते हुए ऐसा से बोला, तुम क्या कर रहे हो ऊपर? मैं फिर भी ना बोला। अब दूसरे गुरीले को कोई तशवीश हुई कि कहीं उसका साथी बेहोश न हो गया हो या उसे सांप वगैरह ने न काट लिया हो। वो लंबे लंबे डंग भरता ऊपर की जाने बढ़ा। मैंने एक दरख्त की ओट में खड़े होकर एक खास पोजीशन बनाई थी। इस जगह से मुझे उस पर हमलावर होना था। उसने अस्तीन गन अभी तक कांधे पर ही लटकाई हुई थी। जो ही वो अंधेरे में मेरे करीब से गुजरा मैंने पूरी ताकत से अपना बाजू उसकी ठोड़ी के नीचे मारा। यह ज़रब नीचे से ऊपर की जानिब थी और इतनी शदीद थी कि दुबला पतला तामिल तकरीबकार पिछाड़ खाकर पीछे की तरफ गिरा। उसके गिरने से पहले मैं उसका गला दबो चुका था। इन हिंदू तामिल तकरीबकारों के जिस्म दुबले पतले थे और मेरे जैसे मजबूत जिस्म वाले ट्रेंड कमांडो के हाथ की ज़रब सेना इनके बस में नहीं था।